हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में आपको ये बताया गया था कि जो अम्ल, क्षार और लवण होते हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ इसमें रासायनिक अपक्रियाओं की प्रकृति के बारे में बताया जा चुका है। यानी कि पिछले कुछ वीडियोज में आपने 2 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। ठीक, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस नए चैप्टर में वो होगा आपका मेटल और नॉन मेटल का टॉपिक। ठीक, डेट मीन्स धातु और अधातु वाले। तो हम इस चैप्टर का यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। एक चीज और ध्यान रहे, जैसे इसमें धातु और अधातु की जो सिंपल सी डिफिनीशन है वो शायद सिलेबस से हटा दी गई, लेकिन तब भी हम उसको इसमें इंक्लूड करते हैं, क्योंकि अगर हमें सक्रियता श्रेणी जाननी है, उनमें कौन से धातु किससे ज्यादा क्रियाशील हैं, इनका निर्धारण करना है, तो सबसे पहले इनकी प्रकृति के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो 1-2 लेक्चर आपको ऐसे इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो वो सिलेबस में हालांकि है नहीं धातु, अधातु और उपधातु, लेकिन इसकी सक्रियता श्रेणी हमें पढ़ने के लिए ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करेंगे हम आपसे इसमें धातु और अधातु के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मैं टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि वीडियो को सभी लोग अंत तक देखें। इसमें जो भी कुछ डाउट्स लगे किसी को भी, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी और भी कुछ अगर आपको लगता है इसमें करेक्शन करने के लिए तो आप बताएं, ठीक है, उसमें सुधार किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें चैप्टर जो आपका है धातु और अधातु, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक, ये आपका चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या जानना है कि धातु क्या होते हैं। पहले हम धातु के बारे में जानेंगे, फिर अधातु के बारे में, फिर उपधातु के बारे में, और फिर इनके गुण के बारे में। ठीक, अगर जो भी बच्चे हमारी क्लास अटेंड किए होंगे 9th में, तो उनको ये चैप्टर वहां पे बताया भी गया है, थोड़ी चीजें वहां पे समझाई भी गई हैं। तो अगर आपने पिछले ईयर का नोट्स रखा हुआ तो उसको एक बार रिवाइज भी कर लीजिए, और साथ साथ जो डिफिनीशन यहाँ आपको बताई जा रही है उसे अपनी नोट्स में लिखिए और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। ठीक, आइए देखिए। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे धातु की, जिसे मेटल कहते हैं। कहा यह जाता है ऐसे तत्व जो अपनी सामान्य अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे तत्व जो अपनी सामान्य अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखते हैं, धातु कहलाते हैं। सुनना आप लोग, क्या बताया? ऐसे तत्व जो अपनी सामान्य अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु प्रायः धन विद्युतीय होते हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है भाई, जो भी तत्व ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन वो त्याग करेगा उतनी संख्या में उसके ऊपर धन आवेश उत्पन्न होंगे। ठीक, क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि अगर कोई भी परमाणु है, अगर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां वो इलेक्ट्रॉन अर्थात उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और यदि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यदि वो एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जितने इलेक्ट्रॉन्स वो ग्रहण करेंगे उतने उस पर ऋण आवेश आ जाएंगे। समझ रहे ना सब लोग? परिभाषा आई समझ में धातु की? क्या बताई गई? ऐसे तत्व जो अपनी सामान्य अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु प्रायः धन विद्युतीय होते हैं। ठीक, आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे Na, सोडियम ले लिया मैंने। अब ये क्या करता है, कहा ना आपने, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है।
तो यहां देखिए ये एक मेटल है आपका, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर त्याग कर दिया। ठीक है, तो परिभाषा देखिए यहां से, ऐसे ही हम आपको दिखा देते हैं। मैग्नीशियम है ये, यहां पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किए। इसी प्रकार से आपने एल्युमिनियम ले लिया, ये यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस इक्वेशन के माध्यम से कैसे हम बनाते हैं इसकी डिफिनेशन को, ध्यान से सुनिएगा। क्या बताया गया, ऐसे तत्व जो अपनी सामान्य अभिक्रिया में, क्या है ये अभिक्रिया, ऐसे तत्व जो अपनी सामान्य अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु। आ रही बात समझ में आपको। अब देखिए यहां पर एक या एक से अधिक, यहां देखा एक है, उससे अधिक, यहां ना एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या कहा, अगर वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वो त्याग कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या आएंगे, धन आवेश आएंगे। तो भाई यहां देखिए धन आवेश है, यहां 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, 1 धन आवेश, यहां 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किए, 2 धन आवेश। ठीक है ना, चलिए ये डिफिनेशन समझ में आ गई। अब एक चीज और, जैसे मान लीजिए कई सदस्य आपको दिए जा रहे हैं, उसमें कई परमाणु, कई आयंस दिए जा रहे हैं, तो आपको अगर आयंस के रूप में दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वो धातु है या अधातु है। तो जिस आयंस, चाहे वो ग्रुप ऑफ एटम्स हो या ओनली एटम्स हो, चाहे वो केवल परमाणु हो या परमाणु का पूरा समूह हो, यदि उसके ऊपर क्या आ रहा है, धनावेश आ रहा है, धन आवेश आ रहा है, तो वह एक तरह से क्या होगा, वहां पे धातु की जैसा व्यवहार कर रहा है, जितने भी एटम्स आपके होंगे। और अगर ग्रुप ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें आपसे, उस पर धनावेश आ रहा है, तो वो आपका एक तरह से रेडिकल के रूप में आता है। किस रूप में, रेडिकल के रूप में, जिसको आप मूलक बोलते हो। क्या कहते हो, मूलक कहते हो। तो इसमें मूलक का मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे जो आपके धनावेश वाले होते हैं, जो धनावेश वाले होते हैं उन्हें आप क्षारीय मूलक कहते हो। कौन सा मूलक, क्षारीय मूलक कहते हो। और जो ऋणावेश वाले होते हैं उसे आप अम्लीय मूलक कहते हो। ठीक, जानते रहना यहाँ पे। तो एक आपको मेटल की परिभाषा यहाँ पे समझ में आ गई होगी, उसके एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, फिर आप इसके बाद इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम आगे बताते हैं। हो गया, चलिए फिर अगली डिफिनेशन शुरुआत करते हैं यहाँ पे अधातु की। किसकी, अधातु की, जिसे आप क्या बोलते हो, नॉन मेटल ना, क्या कहते हो, नॉन मेटल कहते हो। अब देखो इसकी डिफिनेशन क्या बोलती है। देखिए इसके डिफिनेशन में क्या करना है हमको, जो परिभाषा अभी भी आपने बताई उसके आधार पर, उसके जस्ट अपोजिट आपको बोलने हैं। क्लियर, एक बार वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से रिवाइज करिएगा, नहीं आएगा तो वीडियो को प्ले करिए, आगे डिफिनेशन मिलेगी आपको। तो सुनिएगा, ऐसे तत्व जो अपनी सामान्य अभिक्रिया में, ऐसे तत्व जो अपनी सामान्य अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे तत्व जो अपनी सामान्य अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। वहां क्या था, त्याग करते थे, यहां क्या है, ग्रहण करते थे। वहां त्याग कर रहा था तो धन आवेश आ रहा था, यहां ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश आएगा। ठीक है ना, जैसे देखिए यहां क्लोरीन हमने लिया, ये एक इलेक्ट्रॉन से यहां पे ग्रहण करता है। इसी तरह से आप दूसरा यहां पे ले सकते हैं, ऑक्सीजन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए। इसी तरह से नाइट्रोजन है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए। इस प्रकार से अब कुछ लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि सर आपके मन में चाहे जितना आ रहा है उतना जोड़ देते चले जा रहे हैं, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3। तो ऐसा नहीं है। आपको इसके पहले वाली क्लास में कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया गया, और वहां ये चीज कही गई थी कि जिस तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो अस्थायी हो जाते थे। क्या होते थे, वो अस्थायी याद हो जाते थे। तो उसमें अस्थायी अगर हो जाता था वो, तो ऐसे ही ये तत्व भी क्या करते हैं, अपने अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब क्या हुआ
कि उसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल जाएं जिससे वो अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले। इसलिए यहाँ पे उतनी संख्या दिखाई जा रही है। जैसे क्लोरीन का आप विन्यास करते थे 2 8 7, 2 8 7, ठीक है ना। तो भाई 7 है बाह्यतम कोष में, एक उसको मिल जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। ऑक्सीजन हम आप जानते हैं 2 और 6 होता है, 2 और 6 होते हैं, तो भाई उसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए 2 लिखा। नाइट्रोजन आप जानते हैं 2 और 5 होता है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो ये ऐसे अपने मन से जोड़ रहा हूं वो, ताकि अपना अष्टक पूरा कर सके, बाह्यतम कोष अपना पूरा कर सके। ठीक, तो ये देखिए आधात की डिफिनेशन थी, क्या बताएगी, ऐसे तत्व जो अपनी सामान्य क्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, आधात कहलाते हैं। क्या कहा आपने, ऐसे तत्व जो अपनी सामान्य क्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, उसे कहते हैं आधात। और आधात प्रायः ऋण विद्युतीय होते हैं। आधात प्रायः कैसे होते हैं, ऋण विद्युतीय होते हैं। आई होप ये दोनों डिफिनेशन सभी को समझ में आ गई होगी। जिन लोगों को समझ में आ गई है वो इसको अच्छे से लिख करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ठीक, अब इसके बाद अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, वो है उपधातु, जिसको आप बोलते हैं सब मेटल। क्या कहते हैं, सब मेटल। आइए देखते हैं उपधातु। उपधातु इसको सब मेटल बोलते हैं या मेटलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटलॉइड। मेटलॉइड। अब देखिए उपधातु में क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें धातु और अधातु दोनों की गुण विद्यमान हो। जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं वो कहलाते हैं उपधातु। मतलब ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं वे उपधातु कहलाते हैं। ठीक, समझ में आई, फिर से सुनिएगा। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, वो कहलाते हैं उपधातु। मतलब आप एक ऐसे एलिमेंट को चुनेंगे जो आवश्यकता पड़ने पर धातु के जैसा भी व्यवहार कर सके और अधातु के जैसा भी व्यवहार कर सके। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो यहाँ पे जाना जाता है वो है आर्सेनिक। कौन सा, आर्सेनिक। और दूसरा है एंटीमनी। बेस्ट एग्जांपल इसका कौन सा, एक आर्सेनिक और दूसरा एंटीमनी। डिफिनीशन और एग्जांपल ये समझ में आ गए, तो ये तीनों चीजें सबको समझ में आ जानी चाहिए अच्छे से। अब इसके आगे मैंने आपको क्या क्या बताया, एक धातु बताया, एक अधातु बताया और एक उपधातु बताया, तीनों के एग्जांपल बता दिए। अब चलिए आगे बात करते हैं, जो इनके प्रॉपर्टीज हैं, जो इनके गुण हैं उनको देख लेते हैं। भाई इनके जैसे किसी पदार्थ के 2 तरह के गुण होते हैं, एक भौतिक वाला और एक रासायनिक वाला। एक भौतिक वाला और एक रासायनिक वाला। तो भौतिक गुण में क्या होता है, भौतिक गुण का मतलब ये होता है जिसको हम आप देख सके, स्पर्श कर सके, जिसको हम यहाँ पे कहा कि प्रत्यक्ष रूप से उसका निर्धारण कर सके। वो सारे गुण आपको जब दिखाया जाए तो कहेंगे आप भौतिक गुण में। जैसे मैं कहूं कि ये पदार्थ हमारा किस अवस्था में, तो आपने कहा ठोस अवस्था में। किस आकार में, तो आपने कहा बेलनाकार है ना। किस रंग का है, तो आपने कहा हाँ व्हाइट ब्लैक है। बात समझे ना। तो जब आप उसको फिजिकली, मतलब क्या होगा कि आप उसको और कुछ में और ना तो कोई केमिकल डाल रहे हैं ना ही कोई अन्य प्रक्रियाएं अपना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, देख के बता रहे हैं कि वो कैसा है। समझ रहे हैं ना सब लोग। जैसे मैंने कह दिया कि अभी ये है, इसमें आप किसी पदार्थ से टकराओ तो इसमें हाँ आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, तो ये सब चीजें क्या है, एक तरह से आप इसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको छू सकते हैं, सब कुछ ऐसा। तो वो प्रॉपर्टी आपकी भौतिक गुण के अंतर्गत आती है। तो चलिए देखते हैं धातुओं और अधातुओं के गुणों की तुलना। धातुओं और अधातुओं की गुणों की तुलना कैसे करेंगे हम आप, ठीक है। तो चलिए पहले हम बात कर रहे हैं कि भौतिक गुण की। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, एक बार अच्छे से सुनेंगे तो आपको आई होप सबको आ जाएगा। बस केवल अगर जहां आपको लगे कि स्पीड इसकी ज्यादा है या कम है तो ऊपर जा करके नीचे वहां पर देखिएगा डिस्क्रिप्शन में उसकी स्पीड कम और ज्यादा करने के लिए होती है, ठीक। जहां चैनल है उस पर 3 डॉट बने होते हैं,
उसको आप क्लिक करेंगे, वहां आप इसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो मैं क्या कह रहा था आपसे, धातु और अधातु के भौतिक गुणों की हम तुलना करने चल रहे हैं। सबसे पहले धातु की बात कर रहे हैं, मैं एक धातु का बताऊंगा, एक अधातु का बताऊंगा, ठीक है। दोनों का कंपेरिजन हम लोग करते चलेंगे। पहले धातु की बात करते हैं आपसे। धातु सामान्यता ठोस होते हैं, धातु सामान्यता ठोस होते हैं। सुना सबने? क्या? धातु सामान्यता ठोस होते हैं। क्लियर? मरकरी को छोड़कर, मरकरी को छोड़कर, सुन रहे ना क्या कहा आपने? धातुएं सामान्यता ठोस होती हैं। किसे छोड़कर? मरकरी को छोड़कर। वो द्रव अवस्था में होती है। वो किसमें होती है? द्रव अवस्था में होती है। अब आते हैं अधातु पे। अधातुएं ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होती है। अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होती है। एक पॉइंट समझ में आई? क्या कहा मैंने? धातुएं सामान्यता कैसी होती है? ठोस होती हैं। अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होती है। क्लियर है आपको? जैसे अधातु की बात करें अगर हम, सल्फर, सल्फर जो होता है इसको गंधक कहते हैं आप, गंधक, ये होता है ठोस अवस्था में। ब्रोमीन, नेचर इसका अधातु वाला है, ब्रोमीन ये होता है आपका द्रव अवस्था में। और ऑक्सीजन, क्लोरीन ये सभी आपके जो आते हैं वो गैस अवस्था में। ऑक्सीजन गैस अवस्था में ना। तीनों कैसे हैं? अधातु हैं, लेकिन इनकी जो अवस्था है वो अलग अलग है। एक ठोस, एक द्रव, एक गैस। और धातुएं क्या बताएगी? धातुएं सामान्यता ठोस होती हैं, केवल किसे? मरकरी को छोड़कर। इसको क्या बोलते हैं? मरकरी या पारा। ये किसमें होता है? द्रव अवस्था में होता है। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन, पर इसमें एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको। जैसे पूछा जाता है क्या कि पूरी आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है? ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है? तो आंसर आपका ब्रोमीन। पूरी आवर्त सारणी का, पूरी आवर्त सारणी का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो द्रव अवस्था में रहता है? ठीक, तो क्या होता है क्या? ये इसका नेचर कैसा? अधातु वाला। ये ध्यान रहे, आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व है जो अधातु होता है और द्रव अवस्था में रहता है? तो आंसर ब्रोमीन। ऐसा कौन सा तत्व है जो धात्विक नेचर रखता है और द्रव अवस्था में रहता है? तो आंसर है आपका मरकरी। सुन रहे ना सब लोग? क्या कहा मैंने कि सामान्य ताप पर जो आपके मरकरी होते हैं ये ठोस होने चाहिए थे, बट ये इसकी जो प्रकृति होती है, जो अवस्था रहती है वो कैसी है? द्रव अवस्था में। नेचर इसका कैसा है? अधातु का है, लेकिन अवस्था कैसी है? द्रव की है। अब जैसे कुछ लोग ये कहते हैं सर हम दो और पढ़े हुए थे, एक सीजियम और एक फ्रांसियम। तो मैं आपको ये बताते चलूं कि सीजियम और फ्रांसियम जो होते हैं वो 303 केल्विन पर होते हैं। कितने पे? 303 केल्विन पर। और जो रूम टेम्परेचर की हम सामान्य ताप की आपसे बात करते हैं वो 298 केल्विन होता है ना। सीजियम और फ्रांसियम भी आते हैं 303 केल्विन पर, द्रव अवस्था में आते हैं। बट अगर यहाँ पे आप देखते हैं ये सामान्यता अर्थात कमरे के ताप पर होता है। क्लियर है? चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा ये है धातुओं में तन्यता और आघात वर्धनीयता। तन्यता और आघात वर्धनीयता। तन्यता का मतलब होता है जिसमें तार खींचने का गुण हो, आघात वर्धनीयता जिसको पीट पीट के चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सके। ठीक, धातुओं में तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अधातुओं में तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। दो पॉइंट समझ में आए? धातुओं में तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में यह गुण नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। धातुएं जो होती हैं वो विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। धातुएं विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। अधातुएं विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर। अधातुएं विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, मतलब उससे धारा प्रवाहित नहीं होती है, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। ठीक है, 3 पॉइंट समझ में आए। चौथा, धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं में
एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे टंकार ध्वनि कहते हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे टंकार ध्वनि कहते हैं। अधातुओं में ऐसी कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट फिर आपका है धातुएं प्रायः धन विद्युतीय होती हैं। धातुएं प्रायः धन विद्युतीय होती हैं जबकि अधातुएं प्रायः ऋण विद्युतीय होती हैं। ठीक, ये है इसका भौतिक गुण जो आपको बताया गया धातुओं और अधातुओं। दोनों तुलना आप अच्छे से करिएगा। इसमें जितनी बातें आपको समझ में आ गई हैं आप उनको अच्छे से लिख करके उसकी जो भी स्क्रीनशॉट होगी वो आप भेजिएगा। ठीक, इंतजार रहेगा आप सभी लोगों के आंसर की हमें जो मैंने आपको बताए हुए हैं अभी तक। और इससे जो क्वेश्चंस मैंने दोनों आपको दिए वो भी दिमाग में बने होने चाहिए। क्या कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु, तो आंसर ब्रोमीन। और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु, तो आंसर है मरकरी। समान ताप पे कोई अगर आपसे कहे ये कि सीजियम और फ्रांसियम भी होता है, तो हाँ होता है, लेकिन वो 303 केल्विन पर होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होता। ये चीज ध्यान रहे आपको। ठीक, तो इसके रासायनिक गुण की चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन तब जब आपके स्क्रीनशॉट हमें मिलेंगे। ठीक, या जो भी व्हाट्सएप नंबर आपको स्कूल से प्रोवाइड किए गए उस पर मिल जाएंगे। तो मैं आगे की वीडियो कंटिन्यू करूंगा, उसके आपके सारे वीडियो जो इस चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक, तो आप सभी लोग अपनी सक्रियता इस वीडियो में जो बताई गई है उसका अच्छे से लिख करके सब लोग उसको सेंड करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को वीडियो समझ में आया, जो बताया गया लेक्चर में वो चीजें समझ में आई होंगी। सब लोग उसको अच्छे से नोट्स बना करके फिर मेरे पास भेजेंगे। और जो इसमें नए व्यूअर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को जो बताया जाता है उनमें कुछ भी अगर कहीं लगता है, डाउट्स हैं, कुछ चीजें आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उन्हें क्या करें, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा करें, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। और नए व्यूअर से ये कहना चाहता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। ठीक, और जो नए व्यूअर्स हैं हमारे वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक, तो मिलते हैं आप सभी से अगले